अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का मतलब है कि कैसे जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, कैसे वो अपना फाइनल फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको यूटिलाइज करते हुए उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस करना, एक ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस करना जिसने आगे जाके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। एक्चुअल में जो जीन एक्सप्रेशन है वो इज जस्ट लाइक अ रेसिपी, कि एक प्रोटीन बनाने की रेसिपी है हमारे सेल्स की बॉडी की, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है कि किस तरह से उन्होंने सेल्स की जो जीन्स हैं उन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना होता है। सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्राइब होना और फिर आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेट होना, इसी के थ्रू एक जीन खुद को एक्सप्रेस करती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन। अब ये जीन एक्सप्रेशन कब होगा, कब एक जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी, कितनी अमाउंट में करेगी, कब वो अमाउंट बढ़ेगी जीन का एक्सप्रेशन यानी कि कब बढ़ेगा, कब कम होगा, डेट इज रेगुलेशन। ये सब कुछ किसके अंडर आता है? ये आता है रेगुलेशन के अंडर। रेगुलेशन मीन के कंट्रोल, जीन का प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को कंट्रोल करना, इसको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये जीन रेगुलेशन क्यों जरूरी है। देखें, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जब एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, सिंगल अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में इंसर्ट करने के लिए मिनिमम 4 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। मिनिमम 4 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। एटीपी क्या है? ये है हमारी सेल की करेंसी, हमारी सेल की एनर्जी। अब जो प्रोटीन है वो सिर्फ 2 या 3 अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि एक प्रोटीन जो है वो मिनिमम 500, 700, 1000 अमीनो एसिड और इवन के कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो 10,000 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह सेल की एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी लॉस होगी इन सब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसलिए सेल में इस चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी जीन्स कब एक्टिवेट होंगी और किस टाइम पर इनएक्टिवेट होंगी, ताकि सेल की एनर्जी को ऑप्टिमाइज यूज किया जा सके, ताकि सेल की एनर्जी का मिनिमम लॉस हो सके। वो प्रोटीन जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, वो सेल हमारी प्रोटीन क्यों बनाए? जब प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है तो इस प्रोटीन बनाने में एटीपी यूटिलाइज होते हैं। वो एक जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है उसमें एक अमीनो एसिड को इंसर्ट करने के लिए 4 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। अब एक प्रोटीन है जो कि 1000 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी के सेल्स की कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। इसीलिए हर लिविंग सेल के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि किस टाइम पर और किन कंडीशंस में किसी भी पर्टिकुलर जीन को स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म ही जीन रेगुलेशन कहलाता है, ताकि एनर्जी को प्रिजर्व किया जा सके, ताकि एनर्जी की जो करेंसी है एटीपी है उसका मिनिमम लॉस हो सके और उसको महफूज रखा जा सके। दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बेस पर मीन के वो हर वक्त एक्टिवेट रहती हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन हर टाइम होती रहती है या नहीं होती, या वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। इस बेस पर जीन्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हाउसकीपिंग जीन्स और दूसरी है रेगुलेटेड जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स वो जीन्स होती हैं जो कि हर टाइम एक्टिव रहती हैं, उनकी हर टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है, कभी भी वो डीएक्टिवेट नहीं होती। जैसे कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली जीन्स, वो जीन्स जो कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, वो हर टाइम पर अपना काम करती रहती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की हमारी हर वक्त जरूरत होती है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह वो जीन्स जो कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमारी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ब्रीथिंग के अंदर जो भी ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के अंदर जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको बनाने वाली जो जीन्स होती हैं वो हर वक्त एक्टिवेट रहती है। तो वो किस में आती है? हाउसकीपिंग जीन्स में। जबकि रेगुलेटेड जीन्स वो जीन्स है, इनका नाम ही बता रहा है, इन्हें क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इन्हें कंट्रोल किया जाता है। वक्त आने पर इन्हें एक्टिवेट कर दिया जाता है और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो इन्हें इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। रेगुलेटेड जीन्स जो है वो फर्दर आगे से डिवाइडेड है इनटू
इंड्यूसिबल जीन्स एंड रिप्रेसिबल जीन्स। इंड्यूसिबल जीन्स नाम ही बता रहा है, इन्हें क्या करवाया जाता है, इन्हें इंड्यूस करवाया जाता है। वैसे इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जब इनकी जरूरत होती है तो तब इन्हें एक्टिवेट करवा लिया जाता है। रिप्रेसिबल जीन्स वो जीन्स जो कि नॉर्मली तो काम कर रही होती हैं, नॉर्मली एक्टिव होती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स वो होती हैं जिनके एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, और ये हर तरह के बॉडी सेल्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि इनका कॉन्टिन्यूसली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट जो है प्रोटीन्स को बनाती रहेंगी। तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है हाउस कीपिंग। जिस तरह हाउस कीपिंग होते हैं, हाउस कीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। तो ये भी जीन्स जो है होती है वो विदाउट एनी ब्रेक क्या करती हैं, बस इनका काम होता है चलते रहना, काम करते रहना। तो ये बेचारी जो है वो काम करती रहती है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती रहती है। रेगुलेटेड जीन्स। रेगुलेटेड जीन्स क्या करती हैं, ये हर वक्त एक्सप्रेस नहीं होती ऑल द टाइम इन ऑल सेल। ना तो हर सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रही होती है, ना ही हर वक्त एक्सप्रेस हो रही होती है। इनकी जो प्रोडक्ट होता है वो नीड पर बेस कर रहा होता है। जब जरूरत होती है, इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो नीड पर बेस कर रहा होता है। जब जरूरत पड़ती है तब इन्हें एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तब क्या किया जाता है, इन्हें इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। हाउसकीपिंग जीन्स के लिए एक और भी टर्म यूज होती है, डेट इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, तो हाउसकीपिंग जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस हो रही होती है। रेगुलेटेड जीन्स। रेगुलेटेड जीन्स के लिए भी और टर्म यूज होती है, एक तो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्योंकि ये लगातार काम नहीं कर रही होती, और इन्हें लग्जरियस जीन्स भी कहा जाता है। लग्जरियस जीन्स का क्या मतलब होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएबल जीन्स होती हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो एक्टिवेट कर लिया जाता है, जब इन्हें इनकी जरूरत नहीं होती तो ये काम नहीं करती, मतलब ये थोड़ा थोड़ा दरमियान में आराम भी कर ली जाती, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये एक लग्जरीज जीन्स है। जबकि हाउसकीपिंग जीन्स जो सी होती है बेचारियों को, वो कभी टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का, वो कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हाउसकीपिंग जीन्स का डेफिनेटली प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो रेगुलेटेड जीन्स होती है उनके प्रोडक्ट की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। उनके जो प्रोडक्ट की वो होती है, डिमांड होती है, या उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हमेशा नीड पर बेस कर रही होती है। जब ज़रूरत होगी तब बना लिया जाएगा, जब नहीं ज़रूरत होगी तो उसे नहीं बनाया जाएगा। हाउसकीपिंग जीन्स की एग्जाम्पल जो है, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले आ जाती है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है, हीमोग्लोबिन की दी है, जो कि जरूरत होती है हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो जीन्स होती है। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो वो इन्वॉल्व होती हैं, इनकी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, उनको बनाने वाली जो जीन्स होती हैं वो हाउसकीपिंग जीन्स होती है। ये सारी, उसके अलावा जो हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो भी क्या होती हैं, हाउसकीपिंग जीन्स होती हैं, कॉन्टिन्यूसली वर्किंग कर रही होती हैं। रेगुलेटेड जीन्स के अंदर आ जाती है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है रेगुलेटेड जीन्स की वो है इंसुलिन। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन्स। इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड इट्स प्रोडक्शन इज टाइटली रेगुलेटेड बेस्ड ऑन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फौरन से क्या होता है कि पेंक्रियास में प्रेजेंट जो रेगुलेटेड जीन्स होती है उनको कमांड मिलती है और वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इंसुलिन को प्रोड्यूस करना और रिलीज करना शुरू कर देती हैं ब्लड के अंदर। तो इस तरह से रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ब्लड में शुगर के लेवल को। तो रेगुलेटेड जीन की जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। रेगुलेटेड जीन्स जो है वो आगे से डिवाइडेड है इनटू इंड्यूसिबल जीन्स एंड रिप्रेसिबल जीन्स। इंड्यूसिबल जीन्स। इंड्यूसिबल जीन्स वो जीन्स होती है जिन्हें इंड्यूस करवाया जाता है। नॉर्मली ये टर्न ऑफ होते हैं, यानी कि किसी टाइप की इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, ये प्रोटीन को नहीं बना रही होती, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तब इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें स्टार्ट करवा दिया जाता है। इन्हें एक कमांड दी जाती है कि ये स्विच ऑन हो जाए और क्या करें, प्रोटीन को बनाना स्टार्ट कर दे। रिप्रेसिबल जीन्स। रिप्रेसिबल जीन्स वो होती हैं जो नॉर्मली टर्न ऑन रहती हैं, हर वक्त काम करती रहती है, प्रोटीन बनाती रहती है, लेकिन समटाइम्स ज़रूरत पड़ने पर जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनके प्रोडक्ट की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो तब क्या किया जाता है, इन्हें टर्न ऑफ कर दिया जाता है, इन्हें स्विच ऑफ कर दिया जाता है, इन्हें कमांड दिया जाता है कि बस स्टॉप कर दे, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रोटीन बनाने की, तो अब अपना काम करना जो है वो स्टॉप कर दे। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है रिप्रेसिबल जीन, यानी कि इन्हें रिप्रेस कर दिया जाता है
इन्हें स्टॉप करवा दिया जाता है, इनके काम से रोक दिया जाता है इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूसिबल जीन्स में रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स टेलिंग देम टू टर्न ऑन एंड मेक प्रोटीन। इन्हें सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल इन्हें कौन देता है टर्न ऑन करने का यानी कि प्रोटीन बनाने का, तो वो होती हैं इंड्यूसर या फिर इंड्यूसिबल प्रोटीन, जो कि इनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है या फिर इंड्यूस करवा देता है। तो इसीलिए उन वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए टर्म यूज़ होती है इंड्यूसर और इंड्यूसिबल प्रोटीन। इसी तरह जो रिप्रेसिबल प्रोटीन्स है, इन्हें भी एक सिग्नल मिलता है, इन्हें भी एक कमांड मिलती है कि बस अब स्टॉप कर दें और ज़्यादा प्रोटीन ना बनाएं, और जो कमांड देता है उसके लिए टर्म यूज़ होती है रिप्रेसर की या फिर रिप्रेसिबल प्रोटीन की। रिप्रेसर या रिप्रेसिबल प्रोटीन्स जो हैं वो कमांड देती हैं कि बस अब काम करना बंद कर दें और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, बस स्टॉप हो जाए। इंड्यूसिबल जीन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है लैकोप्रोन की बैक्टीरिया के अंदर। लैकोप्रोन में क्या होता है, जब लैक्टोज की प्रेजेंट होते हैं यानी कि जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है और लैक्टोज प्रेजेंट होता है, उस वक्त क्या होता है कि ये जो इंड्यूसिबल जीन्स होती हैं जो लैकोप्रोन के अंदर के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, उन्हें ट्रिगर किया जाता है, उन्हें एक कमांड भेजी जाती है कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई है तो लैक्टोज को यूज़ किया जाए एज अ एनर्जी सोर्स। तो इंड्यूसिबल जीन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है लैकोप्रोन इन बैक्टीरिया। रिप्रेसिबल जीन्स की एग्जांपल है ट्रिप्टोफानोप्रोन इन बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफान जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। ट्रिप्टोफान एक अमाइनो एसिड है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो तब क्या होता है कि रिप्रेसिबल प्रोटीन्स या रिप्रेसर जो हैं वो कमांड भेजते हैं रिप्रेसिबल जीन्स को कि बस ब्लॉक कर दें इस एक्सप्रेशन को और अपना ये जो काम है ट्रिप्टोफान की जो प्रोडक्शन है इसको स्टॉप कर दे। तो रिप्रेसिबल जीन्स की जो एग्जांपल है वो है ट्रिप्टोफानोप्रोन बैक्टीरिया के अंदर। जीन रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है कि कब किसी जीन ने अपने एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ करना है, कब उसने स्विच ऑन करना है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जब किसी सेल्स को रिक्वायरमेंट होगी कि जीन ने एक्सप्रेस होना है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, उसको स्विच ऑन कर देगा, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो गई तो वो क्या करेगा, जीन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देगा कि अब ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट बनाने की। तो इस तरह से क्या किया जाता है, जीन को रेगुलेट किया जाता है, सारे मैकेनिज्म को इसको कहा जाता है जीन रेगुलेशन। इसका एक ही पर्पज़ होता है और वो होता है सेल की जो एनर्जी होती है, जो करेंसी होती है एटीपी, उसको प्रिजर्व करना, उसको महफूज रखना, उसको वेस्ट ना करना। अब जो जीन रेगुलेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और एक होता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। अब इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, ये वो जीन रेगुलेशन होता है जिसमें जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए के साथ बाइंड करती हैं और उसको इनकरेज करती हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन को इन्हेंस करे या फिर ट्रांसक्राइब हो। ठीक है। नेगेटिव जीन रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए के साथ बाइंड करती हैं और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देती हैं, स्टॉप करवा देती हैं जीन को कि अब ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सो इनहिबिट कर देती हैं, उसको नेगेटिव में इनहिबिट किया जाता है। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन का नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इंकरेजेस जीन्स टू बी मोर एक्टिव। इसमें डेफिनेटली इंकरेज किया जाता है, उसको पॉजिटिव वाइब्स दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो और वो क्या करे, ट्रांसक्राइब हो। नेगेटिव में क्या कर दिया जाता है, बॉडी स्लो डाउन और स्टॉप जीन एक्टिविटी। इसमें नेगेटिव के अंदर या तो मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर दिया जाता है या फिर स्लो कर दिया जाता है जीन की एक्टिविटी को। स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट किया जाता है जबकि नेगेटिव के अंदर उसको ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दिया जाता है। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के अंदर जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनके लिए और भी टर्म्स यूज होती हैं, उन्हें पॉजिटिव रेगुलेटर या फिर एक्टिवेटर कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिवेट करती हैं ना, तो वो प्रोटीन्स जो कि एक्टिवेट करती हैं तो उन्हें एक्टिवेटर कहा जाता है या फिर उनके लिए टर्म यूज होती है पॉजिटिव रेगुलेटर। इसी तरह वो प्रोटीन जो कि जीन नेगेटिव जीन रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और वो इनहिबिट करती हैं, तो इस तरह की प्रोटीन्स को इस तरह की नेगेटिव तरह की रेगुलेटरी प्रोटीन्स के लिए टर्म यूज होती है नेगेटिव रेगुलेटर या फिर रिप्रेसर, क्योंकि वो रिप्रेस कर देती हैं ट्रांसक्रिप्शन को। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की अगर एग्जांपल की बात करें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैकोप्रोन इन इकोलाई, यानी कि लैक मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई। लैक मेटाबॉलिज्म में जितनी भी
प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पॉजिटिवली रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि लैक ऑफ होता क्या है एक्चुअल में, जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है इकोलाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तब क्या करते हैं जो सेल्स होते हैं वो कमांड भेजते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो कमांड भेज रही होती है कि भाई ग्लूकोज की अब डेफिशिएंसी हो गई, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करवाया जाए, मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाए। अब जो लैकोप्रॉन की जो जीन्स होती हैं वो क्या होती है, वो तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो फौरन से वो जो जीन्स होती हैं, जो लैकोप्रॉन होता है उसकी जो पूरी की पूरी जीन्स होती है, उन्हें कमांड भेज दिया जाता है कि लैकोप्रॉन को एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि क्या हो, लैक्टोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए। लैकोप्रॉन का मतलब ही यही होता है कि वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका क्या काम होता है, वो क्या करती है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करती है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ताकि उससे जो मिलने वाला ग्लूकोज है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाए। नॉर्मली जो लैकोप्रॉन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैकोप्रॉन की जो जीन्स होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी कि स्टिमुलेट करवाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन को। इसी वजह से इसको कहा जाता है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन की एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है ट्रिप्टोफान का जो मेटाबॉलिज्म होता है इकोलाई के अंदर, उसके अंदर जो जीन रेगुलेशन होती है वो होती है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नॉर्मली ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस हो रही होती है, इसके अंदर ट्रिप्टोफान अप्रोन जो होता है वो नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में होता है, जितनी भी जीन्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, लेकिन जब ट्रिप्टोफान की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रिप्टोफान बनने लग जाता है, तो उस वक्त किया जाता है, कमांड भेजी जाती है कि अब ट्रिप्टोफान जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बन चुका है, स्टॉप कर दिया जाए, तो यानी कि इनहिबिट कर दिया जाए ट्रांसक्रिप्शन को, मजीद ट्रांसक्रिप्शन ना की जाए। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रिप्टोफान नहीं बनेगा। तो इस तरह की जो रेगुलेशन होती है इसको बोला जाता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन की जो एग्जांपल है वो है ट्रिप्टोफान ऑपरॉन इन इकोलाई। अब डिस्कस करते हैं कि यूकैरियोट्स में जीन्स को किन किन लेवल्स पर रेगुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, आरएनए की सिंथेसिस का लेवल, और यहाँ पर बनने वाला जो आरएनए होता है वो इमेच्योर आरएनए होता है। यही सबसे बेस्ट लेवल होता है, यही सबसे बेस्ट स्टेज होती है जहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप किया जा सकता है। डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दिया जाए, आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर रीजन पर बाइंडिंग को ही स्टॉप कर दिया जाए। जब आरएनए उस पर प्रोमोटर रीजन पर बाइंड ही नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग ही नहीं होगी प्रोमोटर रीजन पर, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही स्टेज होती है जहां पर इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस होते हैं जीन एक्सप्रेशन का उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। सेकेंड लेवल आ जाता है जहां पर रेगुलेशन की जा सकती है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, डेट इज प्रोसेसिंग लेवल, या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के टाइम पर भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, यहाँ पर भी स्टॉप करवाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है ट्रांसपोर्ट की, जब एमआरएनए जो है वो एमआरएनए की ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म पर, यहाँ पर भी स्टॉप करवाया जा सकता है कि उसकी एमआरएनए की जो ट्रांसपोर्ट है, उसकी जो मूवमेंट है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उसको स्टॉप करवा दिया जाए। तो इस टाइम पर भी, इस स्टेज पर भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो सबसे लास्ट स्टेज आ जाती है ट्रांसलेशन लेवल। जैसे ही अब एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म में आ गया, उसने क्या करना है, उसने जाना है राइबोसोम्स के पास, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है या फिर मशीन है, जहां पर प्रोटीन ने सिंथेसाइज होना है। तो ट्रांसलेशन लेवल पर भी प्रोटीन इसको जो जीन के एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको स्टॉप करवा दिया जाए कि एमआरएनए जो है वो राइबोसोम्स के पास जा ही ना सके और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट ही ना हो सके। इसके बाद एक और भी लेवल होता है, वहां पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि होती है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन बन गई है, बनने के बाद जो फाइनल स्टेज होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये फंक्शनल प्रोडक्ट तभी कहलाता है जब वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है, यानी कि अगर उसकी जहां पर भी जिस भी हिस्से में ज़रूरत है सेल के, वहां पर पहुंच जाए। अगर तो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन पर पहुंच जाए। अगर राइबोसोम्स की उसकी प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की है, तो उसने फाइनल
अपनी डेस्टिनी पर पहुंच रहे हैं वहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट लेवल है यूकैरियोट्स के अंदर जहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, उन्हें स्टॉप करवाया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोट के केस को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर जो जीन रेगुलेशन होती है वो ज़्यादातर वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही होती है। ट्रांसक्रिप्शन जब इनिशिएट हो रही होती है, जब स्टार्ट हो रही होती है, तो तभी वहाँ पर उसको रेगुलेट करना मुनासिब समझा जाता है कि वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, आगे प्रोसेस को बढ़ने ना दिया जाए, डीएनए के आगे ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो। तो ज़्यादातर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही हो जाती है। इसके साथ एक और पॉइंट भी है, जीन एक्सप्रेशन इज़ रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन। प्रोकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन होती है वो रेगुलेट किया जाता है उसको मेटाबॉलिक कंडीशन से, फिजियोलॉजिकल कंडीशन से या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन से। या फिर इस तरह से कह ले कि ये जो कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन में। अगर तो ये सही तरह से काम करेंगे, मेटाबॉलिक कंडीशन जो है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इनमें किसी भी टाइप की वेरिएशन आ जाएंगे तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट क्या होगा, जीन के रेगुलेशन पे होगा। इनमें किसी भी टाइप की चेंजिंग्स आएगी तो क्या होगा, या तो जीन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा या फिर उसकी एक्टिविटी को रिप्रेस कर दिया जाएगा, यानी कि स्टॉप करवा दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड डिपेंड्स ऑन द सेल नीड। जिस तरह की सेल्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से या फिर जिस तरह की कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही जीन को रेगुलेट किया जाएगा। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में देखेंगे किस तरह से जीन रेगुलेशन होती है। ऑप्रॉन्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्रॉन्स को डिस्कस करेंगे, लाइक ऑप्रॉन, ट्रिप्टोफान को, इन सबको वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या होते हैं। तो अगर आपके लिए आज का लेक्चर यूज़फुल था, जल्दी से इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियोज़ का। अल्लाह हाफिज़।